So hello students. In previous class we discussed regarding the monetary policy and direct and indirect conventional tools. Okay. So हमारा जो लेक्चर का जो सीरीज़ का प्लान था, हमने पहले इन्फ्लेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हम मनी सप्लाई पे आए, उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया और उसके बाद हमारा टारगेट था सेंट्रल बैंक। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के सेंट्रल बैंक के बारे में। सो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है। आरबीआई कैसे एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था एज शेयर होल्डर्स बैंक ऑन अप्रैल 1 1935। ठीक है। और किस एक्ट के तहत ये एस्टैब्लिश हुआ था? उसको कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। इसके तहत आरबीआई एज ए शेयर होल्डर बैंक एस्टैब्लिश किया गया था। और किसने रिकमेंडेशन दी थी? यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। उसके बाद कंट्री को फ्रीडम मिलती है, इंडिया को फ्रीडम मिलती है 1947 में। और इंडिया प्लान करता है फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये किसने दिया था? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्लान्ड इकोनॉमी को सोचा कि हम प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, और जिसमें प्लानिंग कमीशन बना। और प्लानिंग कमीशन क्या बनाता था? 5 ईयर प्लान्स बनाता था। ठीक है। आपने सुना होगा, पहला प्लान एग्रीकल्चर के लिए था, दूसरा इंडस्ट्रीज़ के लिए था। तो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी था? स्टेट ओन्ड बैंक क्या था? बेटर सूट करता था फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्री। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई को नेशनलाइज किया गया इन 1949। ओके। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था ऑन द मॉडल ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किया था। यंग हिल्टन कमीशन ने रिकमेंडेशन में आरबीआई को किस मॉडल पे बनाने की बात की? बैंक ऑफ इंग्लैंड इस पे बना था। सो इस हिसाब से इसकी जो जनरल बैंकिंग सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस है वो बहुत सिमिलर है टू दोज ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। बहुत सिमिलर है। क्यों? क्योंकि मॉडल ही किसका था? बैंक ऑफ इंग्लैंड का। अब हम देखते हैं कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है। जो सबसे पहला फंक्शन है, इट एक्ट्स एज मॉनेटरी अथॉरिटी और इशूअर ऑफ द करेंसी। करेंसी को कौन इशू करता है? आरबीआई। और इसको ये पावर कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। सो आरबीआई के पास क्या है? सोल राइट टू इशू करेंसी। अब ये करेंसी को इशू कैसे करता है? ठीक है। सो हम देखेंगे आरबीआई एक्ट 1957 एक मेजर ब्रेक थ्रू था करेंसी इशू करने में। 1957 से पहले हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पे थे, और 1957 के बाद मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे आ गए। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या कहता है? अंडर दिस, आउट ऑफ रिजर्व्स certain percentage has to be held in form of precious metals like gold। ठीक है। जो रिजर्व्स, टोटल रिजर्व्स आरबीआई के पास है, उसमें से पहले आपको कुछ परसेंटेज किस में रखना पड़ेगा? गोल्ड में। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इज टू बी मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। किस फॉर्म में आप रखेंगे? एसेट्स, जैसे कमर्शियल बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और इन दोनों के एक्सचेंज में आप करेंसी को प्रिंट करेंगे। ठीक है। ये प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था कि आपके पास जितने रिजर्व्स है उसमें आप पहले गोल्ड को रिजर्व रखेंगे कुछ परसेंटेज, फिर जो बचा उनको आप इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स मेंटेन करेंगे कमर्शियल बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तहत। और इन्हीं के एक्सचेंज में आप प्रिंट को करेंगे करेंसी को। फिर आता है आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1957, जिसमें हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से मिनिमम रिजर्व सिस्टम में चले गए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या कहता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू रिटेन ए मिनिमम रिजर्व ऑफ एन अमाउंट ऑफ अबाउट 200 करोड़ इन फॉरेन करेंसी और गोल्ड। आरबीआई को पहले क्या करना है? रुपीज़
200 CR रिजर्व रखना है इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी या गोल्ड। और इसमें भी क्या है, ₹115 करोड़ ये ज़रूरी है कि आप गोल्ड में रखें और बाकी फॉरेन करेंसीज में। RBI इज़ रिक्वायर्ड रिटेन a minimum reserve of an amount of about 200 crores in foreign currency and gold, out of which ₹115 must be in gold। जैसे ये रिजर्व रह गया, आफ्टर मेंटेनिंग द रिजर्व्स, RBI will print unlimited currency notes to meet economy's needs with the approval of government। ये रिजर्व रखने के बाद RBI क्या कर सकती है, अनलिमिटेड करेंसी नोट्स इशू कर सकती है, किस हिसाब से, जैसी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है। और इसमें भी अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि RBI अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? यही फिर से बात आती है, जैसे ही अनलिमिटेड करेंसी आप प्रिंट करेंगे तो वैल्यू जो है करेंसी का वो ख़त्म हो जाएगा। जब सबके पास पैसा आएगा तो उसकी कीमत नहीं बचेगी। कीमत किस चीज़ की होती है? जो स्केर्सिटी में पाई जाती है। ठीक है, जैसे गोल्ड। गोल्ड स्केयर है, इसीलिए गोल्ड बहुत कम क्वांटिटी में है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। अगर पैसा सबके पास आ जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू ना रहने का मतलब, अगर अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट होगी तो इन्फ्लेशन भी अनलिमिटेड टाइम्स बढ़ेगी। इसका मतलब करेंसी प्रिंट करने से पॉवर्टी नहीं हटेगी। पॉवर्टी का हल अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके नहीं होगा। ठीक है, सो ये पहला है। और इस वक्त भी हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम को ही आज भी फॉलो करते हैं। सो RBI एक्ट्स एज मॉनेटरी अथॉरिटी और इशूअर ऑफ करेंसी, पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है? RBI क्या करता है? इशू करता है बैंकिंग लाइसेंस, क्योंकि RBI क्या है? एपेक्स बैंक है ऑफ कंट्री। तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एवरी बैंक हैज़ टू टेक बैंकिंग लाइसेंस टू कंडक्ट बैंकिंग फंक्शंस। ठीक है, अगर कोई बैंक बना तो उसको बैंकिंग फंक्शंस कैरी करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत है RBI से। जैसे ही RBI उसको मान ले बैंकिंग लाइसेंस दे देगा तो वो एक शेड्यूल बैंक बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो CRR SLR मेंटेन करेगा और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उसको भी फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है RBI एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक कौन है? RBI है। जैसे हमारा आपका बैंक J&K बैंक SBI है, इसी तरह गवर्नमेंट का बैंक RBI है। RBI क्या करता है? रेंडर्स यूजफुल सर्विस टू गवर्नमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ इट्स बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र। ठीक है, RBI क्या है? बैंकर है गवर्नमेंट का, एजेंट है। एजेंट कैसे है? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करने का काम RBI का है, और एडवाइज़र भी है। ठीक है, फोर्थ फंक्शन है, इट इज़ बैंकर्स बैंक। ये बैंक्स का बैंक है। कैसे? RBI के पास क्या है? एक्सटेंसिव पावर्स है। और ये पावर कहाँ से आता है? पहला आता है RBI एक्ट 1934 से, जो RBI को पावर देता है टू कंट्रोल कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। RBI एक्ट 1934 RBI को पावर देता है कि आप कंट्री में हर एक कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बन गया बैंकर्स बैंक, एक्सटेंसिव पावर है ओवर अदर बैंक्स। दूसरा जो पावर देता है दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इसमें क्या है? ऑल बैंक्स जो आते हैं किसमें? RBI एक्ट 1934 शेड्यूल सेकंड में, जिनको हम शेड्यूल बैंक्स कहते हैं, उनको मेंटेन करना है कैश रिजर्व विद RBI, जिसको हम कहते हैं CRR और SLR को मेंटेन करना है। ठीक है, ये कहाँ आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। इसी का अमेंडमेंट आया था 1962 में, जिसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 1962, जो एम्पावर करता है RBI को कि वो डिटरमाइन करे CRR बिटवीन 3 to 15% ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, ADTL के तहत
CRR कितना रहेगा, 3 to 15% के बीच में RBI कुछ भी CRR डिसाइड कर सकती है। कम से कम CRR 3% हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15%। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो मतलब वो परसेंटेज ऑफ NDTL जो किसके पास रहता है, RBI के पास, कमर्शियल बैंक्स रखते हैं। सो इस हिसाब से RBI कंट्रोल करता है पूरे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में, RBI एक्ट 1934 से और RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ठीक है, इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आपको पता है जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले ले, इंडिया ट्रेड कर रहा है USA से। अब USA से हमें टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है तो USA रुपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें इसको पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं USA को कुछ, तो हम डॉलर एक्सेप्ट ना करके हम रुपये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया के पास एक सेट ऑफ डिफरेंट करेंसीज होती है जो वो मेंटेन करती है इन्हीं यूजफुल पर्पसेस के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जहाँ पे करेंसीज रहती है। सो RBI इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी मतलब $1 अगर इस वक्त 94 रुपीज़ का है, ये 94 रुपीज़ इस वक्त एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी है, और ये मेंटेन करना किसको है, RBI को। लेकिन RBI डायरेक्टली उसको नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी रहती है गवर्नमेंट की। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ना कर पाए, उस वक्त चार्ज आ जाता है किसके पास, RBI के पास। और इस पर्पस के लिए इट फंक्शंस एज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स जिसको आप कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन कौन करता है, RBI। अब इसी के कंटेक्स्ट में आता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन 1973, और ये कब फोर्स में आता है, जनवरी 1 1974 को पहली बार ये फोर्स में आता है, एनफोर्स किया जाता है। इस एक्ट के तहत RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ को, पेमेंट्स को, इन ऑर्डर टू कंजर्व द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को, कितना हम फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है हमारे पास, और हम कैसी पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और इस तरीके से ये कंजर्व करता है हमारे फॉरेक्स को। ठीक है, अब इस एक्ट के कोर फीचर्स क्या है, पहला है कंजर्व करना है फॉरेक्स को, टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने की जिम्मेदारी और उसको संभालने की जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत RBI की है। दूसरा इसका कोर फीचर क्या है, कंट्रोल ट्रांजैक्शंस, to impose strict oversight on dealing in foreign exchange security and import export of the currency। कितना import हो रहा है, export हो रहा है करेंसी का, कितना डॉलर आ रहा है, कितने रुपये हमारा जा रहा है, कितना येन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, RBI। तीसरा, मैनेज फॉरेन एंटिटीज़, टू रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन नेशनल्स एंड नॉन रेजिडेंट होल्डिंग्स इन इंडिया। अब फॉरेन कंपनीज यहाँ आती है बिजनेस करने के लिए, FDI के तहत कंपनीज एस्टेब्लिश करती है। फॉर एग्जांपल कोक की कंपनी यहाँ है, KFC है। ठीक है, तो इन सब को रेगुलेट कौन करता है, RBI करता है। और किसके तहत ये सब चीज़ें RBI करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इसके बाद 1991 में हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करते हैं, जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है 1991 में, और उस वजह से हमें जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 है, फेरा है, इसको रिप्लेस करना पड़ा फीमा 2000 से। क्यों रिप्लेस करना पड़ा, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बन गया। ठीक है, फेरा में क्या है,
फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और इसमें इम्प्रिजनमेंट होती थी। अगर आपके ऊपर चार्ज लगे कि आपने फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स को वायलेट किया है तो आपको क्रिमिनल समझा जाता था। लेकिन जब हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया और ये फॉरेन एंटिटीज़ यहाँ बिजनेस करने आई, तो हमें फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाना पड़ा, जहाँ पे इन फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन को हमें कैटेगराइज करना पड़ा सिविल ऑफेंस को। और सिविल ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, सिर्फ आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टीज लगती है। और ये यहाँ से यहाँ क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल ऑफेंस क्यों बना? क्योंकि हम लिबरलाइज हो गए, ठीक है, लिबरल हो गए, हम प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करने लगे, हम ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है, हर एक कंट्री के रेजिडेंट्स हमारे रेजिडेंट्स है, इसीलिए हमें क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस बनाना पड़ा, ठीक है। दिस इज अबाउट द एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ओके, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करते रहे, क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई क्या करता है? रेगुलेट करता है बैंक्स को और देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, ठीक है। और इसी से वो क्या करता है? रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, और इसका मैकेनिज्म हम पिछले सारे लेक्चर्स में समझ रहे हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, आरबीआई का काम क्या है? प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप ऐसे समझिए, अगर ये टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर है, ये फाइनेंशियल सेक्टर है, ये टोटल पॉपुलेशन है। तो जो पॉपुलेशन फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड है, इसका मतलब उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है। लेकिन जो इससे बाहर है, ये इस फेज़ में, वो फाइनेंशियली एक्सक्लूजन में जी रहे हैं। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? ये एफर्ट होता है टू एंश्योर ऑल इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू यूजफुल, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब ये एक एफर्ट है क्या, कि हर एक इंडिविजुअल और बिजनेस के पास क्या होना चाहिए? यूजफुल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे बैंक अकाउंट्स, जैसे क्रेडिट कार्ड, जैसे इंश्योरेंस, ठीक है। या हमारे पास क्या होना चाहिए? लोन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। और इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट्स बनाए गए, ठीक है। वो क्यों किया गया? ताकि इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए। अब ये मैटर क्यों करता है? वाई फाइनेंशियल इंक्लूजन मैटर्स? अब पीपल एंड बिजनेस जो एक्सक्लूड होते हैं फॉर्मल इकोनॉमी से, इसका मतलब ये हिस्सा जो इंक्लूड अभी नहीं है, जो एक्सक्लूड है, ये क्या है? फोर्स्ड टू रिलाई ऑन एक्सपेंसिव इनफॉर्मल एंड लेंडर्स और कैश सिस्टम। यहाँ पे क्या है? आपने सुना होगा लैंड मनी लेंडर्स होते थे, ठीक है। तो मनी लेंडर के पास अगर कोई चला गया और लोन ले लिया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लोन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा वो चार्ज करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर इस इंडिविजुअल को मनी लेंडर के पास चला गया तो वो लोन कभी भी चुकता नहीं होगा। लेकिन अगर यही अब किसी फॉर्मल सेक्टर, किसी बैंक के पास जाएगा तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजनेबल चार्ज किया जाएगा, और अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा है तो कोई सब्सिडी मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? अगर ऐसा हुआ कि वो फॉर्मल सेक्टर से एक्सक्लूड हुए हैं मनी लेंडर के पास, तो उस इंसान के लिए ये डिफ़िकल्ट बन जाता है कि वो वेल्थ बनाए या सरवाइव कर सके इकोनॉमिक शॉक्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, हर एक के पास नॉलेज हो अबाउट किसके बारे में? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। हर एक के पास बैंक अकाउंट हो, हर एक के पास एक्सेस टू द लोन्स हो, यानी क्रेडिट हो, इंश्योरेंस हो,
अब फार्मर को पता है कि इंश्योरेंस के बारे में, तो वो अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करा सकता है, तो फार्मर प्रोटेक्ट हो गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत तरीके से मैटर करता है। अब इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट्स क्या है? पहले ही फार्मर्स जो है, पुअर जो है, मनी लेंडर से बच जाएंगे, तो पॉवर्टी रिडक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वो बैंक से जुड़ेंगे और वेल्थ बना पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा। बिजनेस डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ये सब बेनिफिट्स क्या है इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, एंड आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये कैसे नेशनलाइज हुआ, कैसे बना, किसने बनाया, वो ये है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो इस वक्त करंट में है वो क्या है? सो इस वक्त हम न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, रेपो रेट इस वक्त 5.25% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एसडीएफ 5%, एमएसएफ 5.5%, बैंक रेट 5.50%, सीआरआर 3% है और एसएलआर 18% है। ठीक है, इसका मतलब टोटल रिजर्व रेशो जो है वो 21% का है। इसका मतलब अगर 100 रुपी बैंक के पास आता है, तो 21 रुपीज़ क्या हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, और बचा कितना, 79 रुपीज़ क्या है, अवेल कर सकते हैं लोन पे। ठीक है, और इस 79 पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ जाएगा, और बैंक्स इससे क्या कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी पेपर. So I have here concluded this paper. Further on if I अगर मुझे लगा कि कुछ और चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, सो वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप कनेक्टेड रहिए, तब तक के लिए आप ये सब चीज़ों को फिर से रिवाइज करते रहिए, बुक पढ़िए, बुक का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी का पेपर है, कोई एक बुक इसमें मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। जो आरबीआई का, ये जो आरबीआई के बारे में जो मैंने लेक्चर लिया है, ये मैंने लिया है वी के पूरी, एस के मिश्रा जो इंडियन इकॉनमी है उससे मैंने लिया है। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और मेजरली मैंने ये पेपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करके लिया है। ठीक है, लेकिन मेजर बुक जो मैंने इसके लिए इस्तेमाल की है वो कौन सी है, वी के पूरी एंड एस के मिश्रा की इंडियन इकॉनमी को मैंने इसमें यूज़ किया है। सारी इन्फॉर्मेशन तो जो इस लेक्चर में है वो वहाँ से नहीं मिलेगी, क्योंकि अदर बुक्स भी मैंने इसमें देखी है, बट मेजर बुक जो मैंने देखी है दैट इज़ वी के पूरी, एस के मिश्रा। आप उसको देख सकते हैं, और आप गूगल भी कर सकते हैं, आप और लेक्चर्स देख सकते हैं, आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बुक रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक हम कोई नया पेपर ना उठाए या इस वीडियो का कोई और टॉपिक ना आ जाए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।